नमस्कार शिक्षार्थियों। हम बाल अध्ययन विधियाँ पढ़ रहे थे, तो उसमें अंतिम विधि शेष रह गई थी, जिसे हम कहते हैं उपाख्यान या आकस्मिक अवलोकन अभिलेख। उपाख्यान या आकस्मिक अवलोकन अभिलेख मतलब जैसे अपने पूर्व की विधि में कहा था कि हमें निरंतर अवलोकन करना था, और इस विधि में हमको करना है आकस्मिक अवलोकन। मतलब बच्चा जो भी कुछ कार्य कर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है, और हम अचानक उसको अवलोकित कर लें, या उसके व्यवहार में यदि हमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या उसके व्यवहार का कोई प्रारूप हमें यदि समझ में आता है अचानक, तो हम उस चीज़ को लिख लें। मतलब उपाख्यान विधि जो है वो कहलाती है कि किसी विशिष्ट परिस्थितियों में किसी विशिष्ट व्यवहार का अवलोकन। स्पष्ट हो रहा है ना? विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट व्यवहार का अवलोकन मतलब कक्षा में यदि किसी किस्म की कोई विशिष्ट परिस्थिति पैदा हुई, या बच्चे के व्यवहार में कहीं कोई परिवर्तन आया किसी भी परिस्थिति के प्रति। जैसे कई बार दो बच्चों में झगड़ा हो रहा है, या कोई एक विषय के शिक्षक आए थे और दूसरे गए थे, और बच्चे का व्यवहार में कुछ विशिष्टता आपने देख ली, तो मतलब कहते हैं ना, पिन पॉइंट करना जिस चीज़ को, कि हमें अचानक यदि कोई कुछ दिखता है तो हम उन चीज़ों को नोट करें। वो विशिष्ट आकस्मिक अवलोकन कहलाएगा। कि इस तरह से भी हम बच्चे को निरंतर करते रह सकते, कि मतलब रोज़मर्रा जो हम कर रहे थे उसको अवलोकित वो तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा यदि हमें कहीं कुछ उसके व्यवहार में कुछ विशिष्टता नज़र आती है, तो हम उसे भी नोट कर लें। देखिए, अवलोकन करना है, मूल्यांकन नहीं करना। मतलब सही गलत का भेद किए बगैर हमको उसको नोट करना है। ठीक है, आज उसका इस तरह की परिस्थितियाँ बनी और बच्चे का इस तरह का व्यवहार रहा, तो इससे हमें जो बच्चे का व्यवहार है उसके पीछे के जो कारण हैं उनकी जानकारी हो जाती है। बच्चे को क्रोध आया मान लीजिए, तो किस वजह से आया था, या उसके आवेग के साथ कोई कार्य करने के लिए प्रक्रिया को अपनाया, या किसी चिंता के साथ उसके साथ वो अभिव्यक्ति रही, या कोई उत्तेजना उसके भीतर आपको दिखाई दी, तो वो किस वजह से आई थी, उससे वह बच्चा प्रभावित हुआ नहीं हुआ, या कक्षा की किस गतिविधि से वो प्रभावित हुआ, किस गतिविधि से बिल्कुल अभी प्रभावित नहीं हो पाया। तो ये जो बच्चों की अभिव्यक्ति की या बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको हमें नोट करना है। मतलब ये विशेष अवसरों पर हमको आकस्मिक रूप में यदि हमें कुछ दिखाई दे जाता है अलग हट के, तो हम उन चीज़ों को नोट करते जाएं। अब इसके लिए भी बहुत सहज क्रिया होगी, कि जो जैसा पहला वाला होता, मतलब इसके अपन 4 प्रारूप यदि लेते हैं, तो जैसे पहला वाला जो प्रकार है या जो प्रारूप है वो सामान्य सूचनात्मक जानकारी होगी, और हमारे जो दस्तावेज हैं उसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक में हम बालक के कार्य लिख देंगे और दूसरे में हम बालक का व्यवहार लिख देंगे। तो बालक के कार्य भी क्रम संख्या से और बालक का व्यवहार भी क्रम संख्या से, अलग विशिष्ट अवसरों पर। तो ये नियमित किया जाना ज़रूरी नहीं है। यदि कहीं आपने किसी वक्त कुछ अलग देखा, कुछ विशिष्ट देखा, तो आप उसी वक्त उस बालक के कार्यों को नोट करें, और उस कार्यों के साथ बालक का जो व्यवहार में परिवर्तन आया है उसे भी नोट कर लें। तो क्रम संख्या अपने आप बढ़ती जाएगी। अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे के 5 हो गए तो दूसरे के 7 हो गए, या 3 हो गए, तो हमको उस बच्चे से संबंधित जैसे जैसे कार्य होते जाएंगे उनको हमको नोट करते रहना होगा, और हम कार्य करते रह पाएंगे। और उसके साथ में व्यवहार भी, कि उस कार्य के दौरान उस बच्चे का व्यवहार क्या था। ये बिल्कुल सामान्य जानकारी हुई, इसको हम नोट कर लें। ये सामान्य अभिलेख कहलाता है। दूसरा जो है, जिसमें छात्र संबंधी विवरण के साथ ही निरीक्षक या शिक्षक की जो टिप्पणी है वो भी शामिल होनी चाहिए। अभी हमने 2 कॉलम बनाए थे, इस बार हमें 3 कॉलम बनाने हैं। जो दूसरा वाला दस्तावेजीकरण है ना, उसमें
पहला तो वही बालक के जो कार्य व्यवहार है, दूसरा शिक्षक या निरीक्षक की टिप्पणी आ गई थी, और जो तीसरा था, जो दूसरे भी अपन बात कर रहे थे कि बालक का कार्य व्यवहार एक साथ ले लिया हमने, और शिक्षक या निरीक्षक की टिप्पणी को ले लिया। मतलब जैसा अभी हमने पहले कहा था कि मूल्यांकन नहीं करना, जैसा उसने कार्य और उसके संबंधित व्यवहार था उसको लिखा। अब इस बार हमने कार्य और व्यवहार दोनों को समेकित रूप में लिखना है एक साथ, और उसके अनुरूप शिक्षक ने क्या महसूस किया तो शिक्षक की वहाँ टिप्पणी दर्ज हो जानी चाहिए, उसी वक्त हो जानी चाहिए। मतलब कई बार जैसे क्या होता है कि यदि हम कोई रिज़ल्ट निकाल रहे होते हैं तो औरों के भी कार्य देखते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट निकालते हैं। यहाँ हमें किसी रिज़ल्ट पर नहीं पहुँचना है, हमें सिर्फ बच्चे के लिए देखना है। तो बच्चे ने उस वक्त जो भी किया कार्य व्यवहार, उसके प्रति हमारे मन में क्या उपजा, उसको हम टिप्पणी के रूप में उससे संबंधित दस्तावेज के रूप में दर्ज कर दें। अगली बार जब भी मौका मिले फिर वही कार्य व्यवहार और उसमें मतलब इस तरह से एक पोर्टफोलियो आपका तैयार हो जाएगा। तीसरा जो है पोर्टफोलियो का जो प्रारूप, उसमें हम 3 चीज़ों को एक साथ लेंगे, जिसमें क्या होगा कि बच्चे का कार्य व्यवहार हुआ, निरीक्षक की टिप्पणी भी हो गई, और एक चीज़ और आ जाएगी कि उसने जब कार्य किया तो उसमें कहाँ बाधा महसूस किया, क्या समस्या आई कि जिस वजह से वो कार्य को कर नहीं पाया। तो इसमें 3 कॉलम हो गए। पहला कॉलम तो बालक का कार्य और व्यवहार, दूसरा हो गया शिक्षक या निरीक्षक की टिप्पणी, और तीसरा हो गया समस्या और समाधान का विवरण। मतलब यदि हमने कुछ समस्याओं को उससे संबंधित रूप में महसूस किया है तो हम उसको भी लिखें कि बालक ने इस कार्य के दौरान इस तरह की समस्या को महसूस किया। और यदि मात्र समस्या को समझा ही नहीं हो, बालक ने उसका समाधान भी कर लिया हो, और अक्सर करके कई बार बच्चे होते हैं कि अपने स्तर पर ही अपनी समस्याओं को सुलझा भी लेते हैं, तो हम उन चीज़ों को भी तीसरे वाला जो कॉलम है उसी में लिख दें। अब देखिए, हमने कहा कि समाधान कर लिया हो, तो यदि मान लीजिए बच्चे के पास समस्या आई और उससे समाधान नहीं कर पाया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसका समाधान लिखें। तो ठीक है, जैसा भी हमको महसूस हुआ, यदि समस्या आई फिर उसका समाधान भी आया बच्चे के द्वारा ही, तो हम दोनों चीज़ों को लिख दें। और यदि समाधान नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम समस्या को लिख दें, और इस तरह से बस अवलोकित करते जाएं। आज नहीं तो कल हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बालक में समस्याओं का सामना करने की कितनी क्षमता है, बालक उन समस्याओं का समाधान किस रूप में कर पाता है। तो यह भी बहुत एक अच्छा प्रारूप होगा, जिसे हम कहते हैं कि उपाख्यान विधि। अंत में चौथा जो प्रारूप आएगा, उसमें हम हमारे लिए जो भविष्य की योजनाएं हैं वो भी हम उनको निर्मित कर पाएंगे, तो हम अपनी आगामी योजनाओं का निर्माण भी उसके माध्यम से कर पाएंगे। इस बार हम कॉलम 4 कर देंगे। पहला कॉलम वही जो हमारा था कि बालक का कार्य और व्यवहार एक साथ हमने समेकित कर दिया था। दूसरा में हमने दिया था शिक्षक या निरीक्षक की टिप्पणी। तीसरे में आ गया था समस्या या समाधान का विवरण, समस्या और समाधान का विवरण। और जो चौथा आ जाएगा वो होगा भविष्य के लिए नीतियाँ या योजनाएं। मतलब देखिए, बच्चे के कार्य प्रारूप क्या रहा था, उसका व्यवहार क्या रहा था, उसके प्रति शिक्षक ने क्या निरीक्षण करा था, उसने क्या समझा था, उसने क्या टिप्पणी दी थी, फिर उसके साथ में कि बच्चे ने किस तरह से समस्या या समाधान किया था। और इन सबको एट ए ग्लांस देखिए, 1-2 बार में आप नहीं समझ पाएंगे, ये सच है। ये कम से कम 8-10 बार होगा, तब आप इस योग्यता को खुद अंदर महसूस कर पाएंगे कि आप उस बालक से संबंधित अपनी आगामी योजनाएं बना पाएंगे, उस बच्चे के भविष्य के लिए कुछ तैयार कर पाएंगे। तो वह चीज़ आपके अपने लिए भी बहुत आसान होगी कि यह बालक किस तरह से सीख पाने की क्षमताएं रखता है, इस बालक में किस तरह की रुचियां हैं जिनकी वजह से वो सीख पाता है, या उसमें किस तरह की बौद्धिक क्षमताएं हैं कि वो इस तरह से कार्य करने में अपने आप को प्रस्तुत कर पाता है। तो आप भविष्य के लिए योजनाएं भी निर्मित कर पाएंगे। अब हमें इस बच्चे को
किस तरह से अवसर देने हैं, किस तरह का माहौल देना है कि बच्चा अपने सीखने के चरम बिंदु को प्राप्त कर पाए। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा हमारे लिए, जो वर्ष पर्यंत चलेगा और हमें आगामी योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करेगा कि अब हम अपने बच्चों के साथ किस तरह से क्रिया करें कि हमारे बच्चे हमारे द्वारा दिए जाने वाली ज्ञान को या अवसरों को किस तरह से अपने हित में प्रयोग कर पाते हैं। और हम तभी लाभान्वित हो पाएंगे कि हम अपने प्रयासों में हमारे बच्चों को शामिल कर पाए, तो वो हमारी जीत होगी। तो एक शिक्षक होने के नाते हमें इस विधि का भी पालन करना चाहिए बच्चों का अध्ययन करने के लिए। ये विधि जो है कक्षी शिक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि अक्सर आपने अपने शिक्षकों के मुँह से ये शब्द तो सुना होगा, ये नहीं सीख सकता, इसके बस का नहीं है, या ये नहीं कर पाएगा। और उस वक्त यदि आप स्वयं छात्र थे, आपके भीतर जो कुछ गुजरा, आपने जो कुछ महसूस किया, वो कितना तकलीफ़दायक था, ये आपके अलावा दूसरा नहीं समझ सकता। आप इस तरह का व्यवहार अपने आगामी छात्रों के साथ कभी नहीं करेंगे, तो ये भी आपके शिक्षकत्व की जीत होगी। तो ये बाल अध्ययन की जो अनूठी विधि है, जिसे हमने आख्यान या आकस्मिक अभिलेख लेखन कहा है, हमें थोड़ी सी ज़रूर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात सच है। थोड़ी श्रम साध्य भी होगी, हमारी योजनाएं हमें ही तो बनानी है, तो हमें अतिरिक्त समय भी बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा। तो वो जो प्रक्रिया थी कि उठो बच्चों और अपना पाठ्यक्रम का पाठ 1 शुरू करो और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर शुरू करो, और फिर ये सब चीज़ों से हम हट जाएंगे। मगर ज्ञान का जो निर्माण है, ज्ञान का जो प्रसार है, उसमें हम अपनी एक सार्थक भूमिका दर्ज करा पाएंगे। तो ये एक शिक्षक होने के नाते बहुत बड़ी ताकत रहेगी हमारी। और यदि मेरे जो सामने विद्यार्थी बैठे हैं, उनको यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट में भी जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर देना भी आसान हो जाएगा। तो इस विधि के लाभ ही लाभ हैं। आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगली बार किसी अन्य विषय के साथ फिर जरूर मिलेंगे। आपकी यदि कोई भी समस्याएं हो, आपकी कोई जिज्ञासाएं हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।